गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखेंगे मांग पूर्वानुमान की विधियाँ अथवा पद्धतियाँ। इसके पहले देखे थे मांग पूर्वानुमान यानी क्या होता है। मांग पूर्वानुमान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक व्यवसाय को अथवा वस्तु के उत्पादन करते हैं तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए अथवा वस्तु की विक्रय करने के लिए उसके महत्व क्या है एक उद्योजक के दृष्टि से, अथवा उसके लाभ क्या प्राप्त हो सकते हैं अगर अपन मांग पूर्वानुमान करते हैं। तो आज देखने वाले हैं मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। जब मांग पूर्वानुमान किया जाता है तो मांग पूर्वानुमान करते समय कुछ पद्धतियों का, रीतियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। हर एक वस्तु के जो गुण वैशिष्ट्य होते हैं, विशेषताएं होती है या उनकी प्रवृत्ति होती है, उन हर एक वस्तु की प्रवृत्ति के आधार पर ये मांग की विधियाँ अपनाई जाती है। कोई एक विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होते हैं तो उनके लिए एक तो सभी विधियों का अवलंब किया जाता है अथवा कोई भी एक विधियों का अवलंब करके मांग पूर्वानुमान किया जाता है। तो मांग पूर्वानुमान करने के लिए एक इस प्रकार से जो विधियाँ दी हुई है उसमें से जो विधि जिस उत्पादन कार्य के लिए अथवा वस्तु का विक्रय करने के लिए फायदेमंद हो सकती है अथवा उसका जो सर्वेक्षण करना या उसका अनुसंधान करना अथवा बाजार से संबंधी जानकारी हासिल करना जो इजी होता है, उस पद्धतियों का उपयोग उस उत्पादक के मार्फत किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से विधियों का उपयोग उत्पादक करते हैं अथवा विक्रेता करते हैं, जिनके माध्यम से ये वस्तुओं की भविष्य में होने वाली बिक्री अथवा भविष्य में किस प्रकार से उत्पादन करेंगे और जो बाजार है अथवा जो मार्केट है उसका जो वातावरण है उसके बारे में किस प्रकार से अपन जानकारी हासिल कर सकते हैं इन विधियों के मार्फत से। हर एक विधियाँ अपने जगह पे अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे उपयोग में लाई जाती हैं और उनके माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा कलेक्ट करने के बाद वो फिर डिसीजन लिया जाता है कि फ्यूचर में अपने वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन होने वाला है अथवा अपने वस्तुओं की जो डिमांड है उसके ऊपर क्या परिवर्तन होने वाला है, ये अनुमान लगाया जाता है और उसके माध्यम से फिर अपनी प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग को निर्धारित किया जाता है और उसके माध्यम से प्रोडक्शन लिया जाता है अथवा वस्तुओं की बिक्री की जाती है। तो पहला यहाँ पे विधि है अनुभव आधारित अनुमान विधि। तो अनुभव आधारित अनुमान विधि का मतलब यह है कि अपने व्यवसाय में जो भी विक्रय से संबंधित अधिकारी होते हैं या जो भी लोग होते हैं जिनको वस्तु की विक्रय संबंधी ज्ञान है, उस प्रकार के व्यक्ति का जो अनुभव होता है वस्तु के सेलिंग से संबंधित अथवा वस्तु के प्रोडक्शन से संबंधित, तो उसका जो अनुभव है उसके अनुभव यहाँ पे विचार में लिए जाते हैं और उसका अनुभव लेकर फिर उसके माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है या अनुमान लगाया जाता है। तो जितने भी लोग अनुभवी लोग हैं जो वस्तु के विक्रय के संदर्भ में काम करते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। तो उनके माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उनके माध्यम से जानकारी हासिल की जाती है और जानकारी हासिल करने के बाद में फिर अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अपने वस्तु की कीमतों में क्या परिवर्तन होने वाला है अथवा क्या वस्तुओं की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी, उसके माध्यम से अनुमान लगाया जाता है अनुभव आधारित अनुमान विधि के माध्यम से। और इस विधि के माध्यम से जो भी अनुभवी व्यक्ति है, जो वस्तुओं के बिक्री से संबंधित उनको नॉलेज है अथवा वो जानकारी रखते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति का अनुभव यहाँ पे ध्यान में लिया जाता है और अनुमान लगाया जाता है मांग पूर्वानुमान का। नेक्स्ट है क्रेताओं के इरादों का सर्वेक्षण।
यहाँ पे जो भी क्रेता होते हैं अपने वस्तुओं की जो भी खरीदी करते हैं कि क्रेता मार्केट में, तो उसके इरादों का यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाता है कि वो किस प्रकार का इरादा रखते हैं कि वस्तु की खरीदी करते समय। तो फ्यूचर में उनका इरादा क्या है, किस प्रकार के वस्तुओं की वो खरीदी करना चाहते हैं, और जो भी वस्तु वो उपभोग में ला रहे हैं तो उस वस्तु का उपभोग फ्यूचर में वो कैसे करने वाले हैं। इस प्रकार से अलग अलग मार्केट में जो भी अपने क्रेता होते हैं उनसे उनका सर्वेक्षण किया जाता है, उनसे जानकारी हासिल की जाती है और उनके माध्यम से मांग पूर्वानुमान का अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अपनी मांग ये किस प्रकार से रहेगी, अथवा फ्यूचर में अपनी जो भी वस्तुओं की डिमांड या वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कीमतों में क्या परिवर्तन होने वाला है, कि कीमतों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी या प्रवृत्ति किस प्रकार की रहेगी। तो जो भी क्रेता है, अपने वस्तु की खरीदी करने वाले जो भी क्रेता है, उस क्रेताओं का जो इरादा क्या है वस्तु खरीदी करने का, इसकी जानकारी हासिल करके वो एक अनुमान लगाया जाता है मांग पूर्वानुमान का। नेक्स्ट है विक्रय में संलग्न व्यक्तियों की राय। तो वस्तु के विक्रय में जो संलग्न व्यक्ति है, संलग्न व्यक्ति यानी इसका मतलब ये हो गया कि अपन जब वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद में जब अपन मार्केट में वस्तुओं को भेजते हैं तो अपना जो सेलिंग डिपार्टमेंट रहता है अथवा विपणन डिपार्टमेंट रहता है उसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक अभिकर्ता हो गया तो उसमें प्रबंधक हो गया, विक्रय प्रबंधक हो गया, या क्षेत्रीय प्रबंधक हो गया, या अलग अलग प्रकार के जो भी एजेंट है, प्रतिनिधि है, उन एजेंटों के माध्यम से, अभिकर्ताओं के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से, प्रबंधक के माध्यम से, क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से ये जो विक्रय में संलग्न जो व्यक्ति होते हैं तो उसके माध्यम से एक जानकारी हासिल की जाती है और जानकारी हासिल करने के बाद में एक अनुमान लगाया जाता है वस्तु के विक्रय का कि फ्यूचर में अपने वस्तु की जो बिक्री है वो किस प्रकार की रहेगी, अथवा अपने वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, और उसके आधार से फिर प्रोडक्शन कार्य किया जाता है या उसके आधार से फिर अपनी जो वस्तु के फ्यूचर में होने वाली जो वस्तु की बिक्री है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है या उस प्रकार की प्लानिंग की जाती है। तो इस प्रकार से विक्रय में जो भी संलग्न व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय से संबंधित, जो विपणन विभाग से संबंधित होते हैं या विक्रय विभाग से संबंधित होते हैं, तो जो व्यक्ति का संपर्क आता है या जो व्यक्ति है, जैसे अभिकर्ता हो गए, एजेंट हो गए, विक्रय प्रबंधक हो गए, क्षेत्रीय प्रबंधक हो गए, अलग अलग एरिया में काम करने वाले जो भी विक्रय प्रबंधक हो गए, तो उसका जो भी अनुभव है या उसके माध्यम से जो भी जानकारी वो रखते हैं तो वो जानकारी हासिल की जाती है और उसके माध्यम से मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। नेक्स्ट है रेखा चित्र विधि। इस विधि के मार्फत एक कागज के ऊपर एक रेखा चित्र अंकित किया जाता है और रेखा चित्र अंकित करने के लिए पहले जो भूतकाल में जो भी संख्याएं या आंकड़े प्राप्त होते हैं या जो भी डाटा भूतकाल में होता है मांग से संबंधित, तो उस डाटा को लेकर फ्यूचर में आने वाली जो डिमांड है उसको अंकित किया जाता है चित्र के ऊपर, ये डायग्राम के और रेखा चित्र के माध्यम से। और रेखा चित्र के माध्यम से फिर अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अपने वस्तुओं की जो डिमांड है वो डिमांड किस प्रकार से रहने वाली है। तो इस प्रकार से एक रेखा चित्र तैयार किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है रेखा चित्र के माध्यम से, और रेखा चित्र के माध्यम से अनुमान लगा के जो भी बाजार मार्केट का वातावरण है उसके बारे में जानकारी हासिल करके फिर उस रेखा चित्र के माध्यम से एक मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भूतकाल में यानी पास्ट में अपने डिमांड्स के संबंधी जो भी जानकारी है वो जानकारी हासिल की जाती है और उसके आधार पे फिर एक रेखा चित्र तैयार किया जाता है और उस रेखा चित्र के माध्यम से फिर एक अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अपनी वस्तु की जो डिमांड है वो किस प्रकार से रहेगी। नेक्स्ट है प्रवृत्ति प्रक्षेपण विधि। अब यहाँ पे
प्रवृत्ति प्रक्षेपण विधि में जो पिछला डाटा है उसके आधार से अनुमान लगाया जाता है कि भूतकाल में अपने वस्तु की डिमांड क्या थी, अपने वस्तुओं की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ था, और उसके आधार से फिर फ्यूचर में अपने वस्तु की डिमांड किस प्रकार से रहने वाली है। यानी भूतकालीन जो भी आंकड़े हैं, भूतकालीन जो भी डाटा है उसके माध्यम से फ्यूचर में उसका अनुमान लगाया जाता है। कि जैसे मान के चलते कि गोंदिया में फ्यूचर में यानी भूतकाल में जैसे मान के चलते हैं कि अपने गांव के मार्केट में अगर 100 वस्तुएं कभी 100 वस्तुएं बिकी है, कभी 50 वस्तुएं बिकी है, कभी 25 वस्तुएं बिकी है, तो कभी 150 वस्तुएं का बिक्री हुई है। तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि किस कंडीशन में 50 वस्तुओं का सेलिंग हुआ, किस कंडीशन में 25 वस्तुओं का सेलिंग हुआ और किस कंडीशन में 150 वस्तुओं का सेलिंग हुआ। तो उसके माध्यम से फिर फ्यूचर में अनुमान लगाया जाता है कि कौन से कंडीशन में अपने वस्तु की जो डिमांड है या मांग है वो बढ़ने वाली है और कौन से कंडीशन में डिमांड कम होने वाली है। और उसके माध्यम से ये भूतकालीन जो प्रवृत्ति होती है डिमांड की उसको जाना जाता है और फिर उसके माध्यम से फ्यूचर में उस वस्तु के बारे में, बिक्री के बारे में एक पॉलिसी निर्माण की जाती है और उसके माध्यम से फिर वस्तुओं की सेलिंग का एक मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सांकेतिक विधि। इसमें आर्थिक सांकेतिक विधि में एक लोगों के आर्थिक जो भी घटक होते हैं उनके बारे में जाना जाता है। आर्थिक सांकेतिक विधि के बारे में लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है और फ्यूचर में कैसे रहने वाली है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। और ये जानकारी हासिल करने के बाद में फिर उसको सांकेतिक यानी उसको एक नंबर दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के नंबर दिए जाते हैं, सांकेतिक क्रमांक दिया जाता है और उसके माध्यम से वो मांग का पूर्वानुमान निर्धारित किया जाता है कि फ्यूचर में अपने वस्तुओं की डिमांड ये कैसे रहने वाली है। तो एक सांकेतिक लैंग्वेज का यूज इसमें किया जाता है और ये यूज सांकेतिक लैंग्वेज का यूज करते समय एक आर्थिक जो भी स्थिति है क्रेताओं की, वो आर्थिक स्थिति के संदर्भ में जो जानकारी है वो जानकारी हासिल की जाती है और सांकेतिक उसको एक वर्ड्स या नंबर्स देकर फिर उसके माध्यम से डिसीजन लिया जाता है अथवा उसके माध्यम से फिर उसको मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। तो ये एक पद्धति है। दूसरे है नियंत्रित प्रयोग विधि। तो नियंत्रित प्रयोग विधि में क्या होता है कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जैसे एक मार्केट, ये नाम का एक मार्केट हो गया तो उसमें वस्तु की कीमतों में जानबूझकर चेंज किया जाता है, फिर बी मार्केट में उसका चेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्केट में उस वस्तु की अलग अलग कीमत निर्धारित की जाती है और उसका परिणाम फिर देखा जाता है कि एक मार्केट में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन करने से उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या हुआ और दूसरे मार्केट में परिवर्तन करने से उसका इफेक्ट उसके डिमांड पे क्या हुआ। और ये इस प्रकार से अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन करने से डिमांड पे क्या असर होता है इस बारे में जानकारी हासिल की जाती है और फिर उसके माध्यम से फ्यूचर में वो अपने वस्तु की डिमांड कैसे रहने वाली है इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है और मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार सर्वेक्षण विधि। इसमें जो भी बाजार सर्वेक्षण विधि है तो इसमें बाजार में मार्केट में जाके जितने भी अपने क्रेता लोग होते हैं, खरीदार होते हैं, तो उस खरीदार का सर्वेक्षण किया जाता है, उपभोक्ता का सर्वेक्षण किया जाता है, ग्राहकों का सर्वेक्षण किया जाता है और ग्राहकों का सर्वेक्षण करने के बाद में फिर उनके बारे में सभी जानकारी हासिल की जाती है कि वो कौन से वस्तु का उपभोग लेते हैं, फ्यूचर में उनकी उपभोग प्रवृत्ति कैसे होने वाली है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उनकी डिमांड में फ्यूचर में चेंज होने वाला है क्या, उनकी आदतें कैसी है,
तो वो कुछ वस्तुओं में परिवर्तन करना चाहते हैं क्या, ये सब सभी प्रकार की जो जानकारी है उपभोक्ताओं के संबंधित, वो जानकारी इस विधि के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद में फिर अपना अनुमान लगाया जाता है, मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है, और उसके माध्यम से फिर अपने जो विक्रय योजना है, विक्रय की जो भी सेलिंग पॉलिसी है, वो सेलिंग पॉलिसी को निर्धारित किया जाता है अथवा उसके माध्यम से फिर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग विधियाँ दी हुई है, तो अलग अलग विधियों के माध्यम से मांग का पूर्वानुमान किया जाता है, और उसके माध्यम से एक विक्रेता अथवा एक उत्पादक अपनी वस्तु बिक्री की एक प्लानिंग करते हैं, और उसके माध्यम से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। क्योंकि मांग के पूर्वानुमान जब तक आप नहीं करते तब तक आप प्रोडक्शन अपने ढंग से नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते, और आने वाली जो भी चुनौतियाँ है उसका सामना आप नहीं कर सकते, या आने वाली जो भी आपके फेवर में अगर जो भी बातें हैं वो आप मार्केट की जो अपने फेवर में मार्केट आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मांग पूर्वानुमान को एक वस्तु के प्रोडक्शन के संदर्भ में या वस्तुओं के विक्रय के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना पड़ता है। तो ये विधियों के माध्यम से मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। थैंक यू।